Good morning, all of you. Now we will start our second part of national income and its aggregates. So now just to see, the next topic is nominal and real GDP. Nominal GDP and real GDP. ये concept we already discussed in our first chapter, that is basic concepts of macroeconomics. वहाँ भी हमने पढ़ा था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. वहाँ हमने पढ़ा था कांस्टेंट ईयर और करंट ईयर को रिलेट करके. ओके, सेम टू सेम नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी वही होता है कांस्टेंट ईयर और करंट ईयर को रिलेट करके. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कंसेप्ट इन आवर फर्स्ट चैप्टर, बस यू जस्ट गो थ्रू दैट एंड जस्ट मैच दिस वन विद दैट. ओके, मैं match that earlier topic with now this topic. So now nominal GDP. Nominal GDP refers to the GDP at current price. So just remember and now recall, हमने पढ़ा है ना GDP at current price. ओके, हमने वहाँ भी पढ़ा था इन आर फर्स्ट चैप्टर वी ऑलरेडी डिस्कस GDP at current price. So this is also known as nominal GDP. So it refers to the GDP at current price. It is the market value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Okay, market value of all final goods and services. We already discussed that whenever we can calculate national income, we only use final goods and services. हम कभी भी intermediate का use नहीं करते, क्योंकि intermediate को और हम आगे प्लस करके ही फाइनल में उसको intermediate का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ होता है. फाइनल गुड्स वो होता है विच आर आउट ऑफ द लाइन ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. तो इसीलिए वी ऑलवेज यूज्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो नाउ दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, जिसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है. सो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी. क्यू में कौन आता है, दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और पी में आता है प्राइस. सो क्यू एन पी, और इसमें जो प्राइसेस होती है दैट इज़ रिलेटेड विथ टू करंट ईयर प्राइसेस. इनको हम करंट ईयर प्राइस से रिलेट करते हैं. सो दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी. नाउ व्हेन वी गो फॉर रियल जीडीपी, सो रियल जीडीपी में कौन सी प्राइसेस आती है, दैट इज़ कांस्टेंट प्राइसेस. ओके, सो इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ a country during an accounting year using the base year price. यहाँ पर हम base year यूज़ करते हैं डेफिनेशन में, and when we go for nominal हम यहाँ पर यूज़ करते हैं using the current year price. So that is the difference. दोनों की डेफिनेशन सेम है, बट एट द लास्ट जब हम nominal को डिफ़ाइन करते हैं देन वी यूज़ करंट ईयर प्राइसेस, और जब हम रियल को डिफ़ाइन करते हैं तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बेस ईयर प्राइसेस. ओके, नाउ रियल जीडीपी का फॉर्मूले में चेंज हम लिखते हैं क्यू इंटू पी स्टार. अगेन क्यू इज़ द क्वांटिटी और पी स्टार मीन्स द प्राइस ऑफ बेस ईयर, जबकि नॉमिनल जीडीपी में हम यूज़ करते हैं प्राइस ऑफ करंट ईयर. सो यहाँ पर दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉमिनल जीडीपी में वी यूज़ ओनली पी और रियल जीडीपी में वी यूज़ पी स्टार. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. सो नॉमिनल जीडीपी में हम यूज़ करते हैं करंट ईयर प्राइस को, और रियल जीडीपी में हम यूज़ करते हैं बेस ईयर प्राइस को. नाउ यू जस्ट सी देयर इज़ वन टेबल. ओके, अब कैसे समझ में आएगा, एक बार अच्छे से नाउ स्टडी द टेबल. 2 years आर गिवन 2011-12 और 18-19. तीन कमोडिटीज़ दोनों में सेम है, क्वांटिटीज़ आर सेम, कमोडिटीज़ भी सेम है, क्वांटिटीज़ भी सेम है. एंड देन prices. Now just see the prices. In 2011-12 हमने we already studied index number in our 11th class के जो earlier year होता है that is base year, और जो बाद वाला year होता है that is current year. Okay, now just see कि 2011-12 में वीट का जो प्राइस है 100 रुपी पर टन है, और यहाँ पर हो गया 1000. देन क्लोथ है 5 रुपी पर मीटर, यहाँ पर है 20, एंड शुगर है 500, और यहाँ पर हो गया 1600. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई पी इंटू क्यू देन वी गेट जीडीपी, और यहाँ पर भी दोनों का जीडीपी गिवन है. ठीक है, जस्ट सी 20 इंटू 1000, 20 इंटू 100 दैट इज़ 2000, 100 इंटू 5 500, 5 इंटू 500 2500, और जब इन तीनों को प्लस किया तो हमें मिला 5000. अगेन द सेम थिंग, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 30,000.
So that is GDP at base year and GDP at current year. हाँ ठीक है. सो दैट इज़ द होल कैलकुलेशन कि कैसे हमने Q इंटू P को कैलकुलेट किया है. नाउ जस्ट अगेन सी, अब हम आते हैं रियल जीडीपी पे. नाउ सुनाओ, नॉमिनल जीडीपी पे हमने पढ़ा था व्हेन प्राइस चेंजेस. यहाँ पर प्राइस अलग अलग होती है दोनों में. ये बेस ईयर प्राइस है एंड दैट इज़ करंट ईयर प्राइस. तो यहाँ पर दो अलग अलग प्राइसेस का यूज़ करते हैं व्हेन क्वांटिटी रिमेन्स सेम. क्वांटिटी में देयर इज़ नो चेंज. नाउ व्हेन वी गो फॉर रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हमने पढ़ा है रियल फ्लो. सो रियल जीडीपी दैट मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो नाउ जस्ट सी, सेम ईयर है, सेम कमोडिटीज़ है, बट नाउ द थिंग इज नाउ क्वांटिटी चेंज्ड. देख लो जस्ट कंपेयर. यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज हुआ है बट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट इज़ कांस्टेंट प्राइस. और व्हेन वी गो फॉर नॉमिनल जीडीपी में देखो क्वांटिटी रिमेन्स सेम, प्राइस चेंजेस. दिख रहा है ना आप लोगों को. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस नाउ. सो जस्ट सी, यहाँ पर क्वांटिटी चेंज हुई है, अगेन P इंटू Q किया है और ये पूरा कैलकुलेशन उन्होंने सेम एज इट इज़ कैलकुलेशन हमने किया है. दैट इज़ द सेम कैलकुलेशन. सो दैट इज़ द रियल जीडीपी एंड दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी. इन नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी रिमेन्स सेम, प्राइस चेंजेस, एंड इन रियल जीडीपी price remains same, quantity changes. Okay, ठीक है. So now again just see the difference. Okay, कभी क्वेश्चन आ जाए what are the difference between nominal GDP and real GDP, or what are the differences between GDP at current price or GDP at constant price. तो just see, GDP at current price also known as nominal GDP, GDP at constant price also known as real GDP. It is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year using current year prices. और हमें सेम टू सेम डेफिनेशन लिखनी है, बस हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस. ओके, फिर हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इन दिस क्वांटिटी रिमेन्स सेम एंड प्राइस चेंजेस. यहाँ पर हम लिखेंगे इन दिस प्राइस रिमेन्स सेम एंड क्वांटिटी चेंजेस. बिकॉज दिस इज़ कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, क्वांटिटी चेंजेस, और यहाँ पर प्राइस चेंजेस एंड क्वांटिटी रिमेन्स सेम. ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, और जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. ओके, सो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और दैट इज़ रियल जीडीपी. सो रियल जीडीपी दैट मीन्स होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी. दैट इज़ वही बात जाती है मनी फ्लो, जिसमें प्राइस चेंज होता है. ओके, सो इस तरह से, सो दिस इज द होल डिफरेंस अबाउट नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. जस्ट सी अगेन नाउ. सो दीज आर द डिफरेंसेस. फर्स्ट दोनों की डेफिनेशन है, बस खाली डिफरेंस यहाँ पर आएगा करंट ईयर प्राइस का और बेस ईयर प्राइस का. फिर हम इसमें लिखते हैं प्राइस लेवल चेंज होता है, इसमें क्वांटिटी रिमेन्स सेम. यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी चेंज होती है, प्राइस रिमेन्स सेम. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल, दिस इज़ नोन एज रियल, एंड दिस इज़ नॉट मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल. वाई? क्योंकि जब भी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इकोनॉमिक में, तो वो हमेशा वेलफेयर को काउंट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, उतना ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा. क्यों? क्योंकि उनका कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, देन उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा, देन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है. तो इस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होता है. तो whenever there is flow of goods and services, तो हमेशा ये माना जाता है कि वो it is a welfare of, इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. ये वेलफेयर ऑफ पीपल को काउंट करता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर देर इज़ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, वो हमेशा किसको काउंट करता है, वेलफेयर ऑफ द पीपल को काउंट करता है. अब नाउ द अगेन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, रियल जीडीपी और नॉमिनल रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100, और जीडीपी एट करंट प्राइस को ही हम क्या बोल देते हैं, नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा है. सो प्लीज़ लर्न दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है जो जनरली पूछा जाता ही है आपके एग्जाम में. जस्ट सी,
ये क्वेश्चन देखो, फाइंड नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इज दिस एंड प्राइस इंडेक्स इज दिस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, फॉर्मूला हमारा रियल जीडीपी का था, अभी आपको कन्वर्जन करना है और इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हम कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल जीडीपी। ओके, सेम टू सेम एक वर्ड और होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर भी सेम थिंग होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, दोनों को डिवाइड करके इनटू हम क्या करते हैं 100, सो दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। और जीडीपी एट करंट प्राइस को ही क्या बोला जाता है, नॉमिनल जीडीपी, देन रियल जीडीपी इनटू 100, तो इससे हम जी कैलकुलेट करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, ये देखो, सो जस्ट प्लीज़ रिमेंबर दिस फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और जो प्रीवियस फार्मूला है ये वाला, इन दोनों को आप प्लीज़ लर्न ऑल दीज 2 फार्मूलेज, और ये फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन जनरली पूछा ही, न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, सो रिमेंबर दिस वन। नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर, अभी मैंने आप लोगों को बोला था जीडीपी, कौन सा जीडीपी वेलफेयर को काउंट करता है, दैट इज़ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इज़ कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्यों, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये किसको डिपेंड फॉलो करता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दस रियल जीडीपी इज़ एन इंडेक्स ऑफ welfare. If real GDP increases, then in that case it increases the level of output in the economy, flow of goods and services increase होगा, greater availability of goods होगा, लोगों का welfare increase होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि whenever, और जब जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। सो हायर द जीडीपी ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। सो रियल जीडीपी इज़ एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, क्योंकि जब इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होता है तो उस केस में लोगों का वेलफेयर इंक्रीज़ होता है, और जब लोगों का फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होता है तो जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ होता है, और इस तरह इकोनॉमी ग्रोथ करती है। तो ये सब लिंक होता है कि रियल फ्लो काउंट्स एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इसमें नॉमिनल फ्लो को हम यूज़ नहीं करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ रियल फ्लो, क्योंकि रियल फ्लो में रियल जीडीपी में चेंज किस में होता है, क्वांटिटी में चेंज होता है, व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज़ होता है, जब इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ होगा, उस केस में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगा, लोगों का कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, लोगों का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ होगा, और इस तरह से जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ होता है। तो इट इज़ एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। सो व्हाट रियल जीडीपी, बट समटाइम्स रियल जीडीपी को हम कैलकुलेट करना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कई ऐसे लिमिटेशंस होती हैं जिनकी वजह से रियल जीडीपी इज़ नॉट काउंटेड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि हम फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर नहीं कर सकते कि कितना हुआ, हम उसको मनी में काउंट नहीं कर सकते। जब तक मनी में काउंट नहीं होगा हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा ग्रोथ कितना इंक्रीज़ हुआ है। सो दैट्स वाई कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई ऐसी लिमिटेशंस हैं जिसमें रियल फ्लो इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। मतलब कई बार कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिससे हमें जीडीपी एंड वेलफेयर को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो नाउ देर आर 4 लिमिटेशंस, देखो 4 लिमिटेशंस हैं। द फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कॉम्पोजिशन ऑफ इनकम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एंड द लास्ट इज एक्सटर्नलिटीज। नाउ द फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अनइक्वल मीन्स रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। पैसा थोड़े से ही रिच लोगों के हाथ में होता है और सारे पुअर लोगों के हाथ में नहीं होता है, वो गरीबी में ही जीते हैं, दे पुअर बिकम्स पुअरर। तो उस केस में हम सोशल वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते। सोशल वेलफेयर को अगर मेजर नहीं किया जा सकता तो जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो सकता, और उस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इट इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को जीडीपी ग्रोथ में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उससे हम जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर लोगों का नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सही नहीं है, तो इस तरह से जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट किया नहीं जा सकता, बिकॉज
distribution of income is unequal, rich becomes richer and poor becomes poorer. So the gap between rich and poor or the gap between haves and have nots increases. have का मतलब जिनके पास है और have nots मतलब जिनके पास नहीं है. तो जब गैप इंक्रीज होता है तो उस केस में हम सोशल वेलफेयर नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, सोशल वेलफेयर कम हो जाता है. तो इस तरह हम उसको वेलफेयर ऑफ इंडेक्स को मेजर नहीं मानते हैं, रियल फ्लो को. देन द सेकेंड इज़ कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि हम कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. अगर ऐसा है कि अगर इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो लोगों के वेलफेयर पर इन्वेस्टमेंट ना करके कॉम्पोजिशन कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपनी डिफेंस, अगर कंट्री डिफेंस पर इन्वेस्ट कर रही है तो ऐसा तो है नहीं ना कि आर्म्स को बढ़ाने से, मशीन्स को बढ़ा लेने से या फिर बुलेट्स को बढ़ा लेने से या गन्स को बढ़ा लेने से वेलफेयर हो जाएगा. बिल्कुल नहीं. जब तक आदमी के पास गुड्स नहीं होंगी, जब तक वो भूखा होगा, जब तक वो कंजम्पशन नहीं करेगा, तो आप खुद ही बताओ, तो वो उसका सोशल वेलफेयर ही नहीं होगा. जब वेलफेयर ही नहीं हो रहा है तो उस केस में हम जीडीपी को कैसे काउंट कर सकते हैं. तो कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उन चीज़ों पर होना चाहिए जिससे लोगों का वेलफेयर बढ़ता है. जैसे हम कहते हैं कि अगर हमने तोपें बढ़ा ली, अगर हमने मशीन गन्स बढ़ा लिए, अगर हमने आर्म्स बढ़ा लिए, लेकिन अगर आदमी भूखा है तो हम एक कोट है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला. तो जब आदमी के पेट ही भूखा है, जब उसका पेट ही खाली और आप उसको अगर ये बोलो कि गन पकड़ो और आप जाकर बॉर्डर पे लड़ाई कर लो, तो कैसे हो सकता है. तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो. तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट इस तरह से करना कि लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सके. सो दैट इज़ कॉम्पोजिशन. और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको वेलफेयर ऑफ इंडेक्स नहीं मानते हैं. नाउ द थर्ड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. एक वर्ड होता है बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट बार्टर सिस्टम इन योर 10th क्लास. आपने बार्टर सिस्टम भी बताया है, पढ़ा है. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड विथ गुड्स. ओके. सो नॉन मॉनेटरी मतलब बार्टर सिस्टम व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स. जब सीसी इकोनॉमी होता है, कमोडिटी टू कमोडिटी होता है, जिसमें पैसे से लेन देन नहीं होता है, दैट इज़ नॉन मॉनेटरी सिस्टम. अब जब पैसे से लेन देन ही नहीं होगा तो हम कैसे मेजर करेंगे कि इकोनॉमी के पास कितना पैसा है या कितना पैसा नहीं है. तो हम ये मेजर नहीं कर सकते. जब ये मेजर ही नहीं कर सकते तो हम लोगों का वेलफेयर काउंट नहीं कर सकते. जब वेलफेयर काउंट नहीं कर सकते तो रियल जीडीपी इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर. तो ये प्रॉब्लम आती है ड्यू टू नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. देन द नेक्स्ट इज एक्सटर्नलिटीज़. एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है द गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस ऑफ पेनाल्टी फॉर दैट. ठीक है. एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि कुछ ऐसी इकोनॉमी में चीज़ें होती हैं जिससे गुड इम्पैक्ट भी होता है, बैड इम्पैक्ट भी होता है, बट उसके लिए आदमी ना तो पेनाल्टी पे करता है और ना उसके लिए ही वो कोई प्राइस देता है. ठीक है, समझो. एक्सटर्नलिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल, आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं. ठीक है. मॉर्निंग वॉक पर जाते टाइम आपके रास्ते में से बहुत अच्छे अच्छे गार्डन्स आते हैं जो लोगों ने अपने घर में लगा रखे हैं और उसका इम्पैक्ट आसपास के एनवायरनमेंट पर भी होता है. सो उस अच्छे एनवायरनमेंट की वजह से नाउ यू फील गुड, आपको फ्रेश एयर मिलती है. सो दैट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट. बट उस फ्रेश एयर के लिए आपने किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं किया उनको, वो उन्होंने अपना गार्डन लगाया और उस गार्डन से आपको फ्रेश एयर मिल रही है. सो दैट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट. अगर मैंने किचन गार्डन लगाया और मेरे किचन गार्डन में बहुत सारी वेजिटेबल्स हुई एंड आई एम द सिंगल पर्सन ऑफ माई हाउस. ठीक है. तो इतनी सारी वेजिटेबल्स मैं अकेली तो खाऊंगी नहीं. तो मैंने क्या किया, अपने नेबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, अपने जान पहचान वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. अगेन दैट इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट. क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट है? क्योंकि मेरे लगाने से आसपास वाले लोगों को भी उसका बेनिफिट मिला, बट दे आर नॉट पेइंग एनी प्राइस फॉर दैट. सो दैट इज़ नॉन एज पॉजिटिव इम्पैक्ट.
अब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल आपके एरिया में एक कंपनी, एक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री की वजह से आपको वहाँ पर केमिकल यूज़ होता है, तो आपको हैज़ार्डस केमिकल्स का उससे आपका पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, वो जो वेस्टेज पानी में डाल देते तो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, और उन सारी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ रही है। बट उसके बदले में जिस ने इंडस्ट्री लगाई उसको कोई पेनाल्टी नहीं हो रही है, सो दैट इज़ नोन एज नेगेटिव इम्पैक्ट। सो एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब यही होता है। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है बाहर, एक्सटर्नल, कि जब कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट होते हैं, बट ना उसके लिए कोई पे करता है और ना ही उसके लिए कोई पेनाल्टी दी जाती है, सो दैट आर नोन एज एक्सटर्नलिटीज़। बट अब ये बताओ, आपको फ्रेश एयर मिली, तो उससे क्या हम ग्रोथ रेट काउंट कर सकते हैं? सो अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉल्यूशन हुआ, क्या हम उससे ग्रोथ रेट काउंट कर सकते हैं? अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट टाइम जीडीपी इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। मतलब उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है कि कितना ग्रोथ प्लस हुआ, कितना ग्रोथ माइनस हुआ, ये मतलब होता है। तो जब काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है सोशल वेलफेयर को, तो उस केस में हम ग्रोथ रेट को काउंट नहीं कर सकते हैं। सेम टू सेम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, जब पैसे का ही लेन देन नहीं हो रहा है तो हम काउंट कैसे करेंगे? अगेन हम जीडीपी को एज अ वेलफेयर काउंट नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन, अगर गुड्स का कॉम्पोजिशन इस तरह से है कि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है लोगों का कंजम्पशन में इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, अगेन इट इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि रिच बिकम्स रिचर और पुअर बिकम्स पुअर, सोशल वेलफेयर की बात नहीं हो रही, अगेन इट इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एंड वेलफेयर। वेलफेयर के लिए वी ऑलवेज यूज़ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उससे ही किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काउंट होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ काउंट होती है। बट अगर ये काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है तो उस केस में हम रियल जीडीपी इज़ नॉट एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। और क्यों नहीं हो सकता है? सो उसके लिए ये सारी उसकी लिमिटेशंस है। Okay for now, so please now read the whole chapter very clearly। ठीक है, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, खाली मेरे बोलने से समझ में नहीं आऊँगी। For that you have to read the whole chapter। Okay, thank you all of you, have a nice day।